इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ख़राब है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट उतना ख़राब नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो रिजल्ट को मजबूत बनाती है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस रिजल्ट में इस बार कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और आने वाले समय में कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या, मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट के बाद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस रिजल्ट के बाद वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आज इसमें हल्की सी गिरावट हुई है क्योंकि रिजल्ट उतना ख़राब नहीं था, तो बड़ी गिरावट की अपेक्षा नहीं थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आगे की क्या रणनीति बन रही है और रिजल्ट को अंदर की जो बातें जो भी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,288 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 70 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, 0.087% की तेज़ी। तो बाज़ार में जो प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार फिर दौड़ा। आज बाज़ार थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई दिया क्योंकि आप देख ही सकते हो कभी कम समय में 10-15 दिन में अगर आप देखें तो 73,000 के आसपास जो सेंसेक्स था वो 80,000 पे पहुंच गया है। ये 7,000 पॉइंट की जो भरपाई हुई है बाज़ार की वो काफ़ी कम समय हुई है। ऐसे में बाज़ार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो आ ही सकता है। आज निफ्टी 50 में भी हल्की सी तेज़ी थी देखने को, कहने का मात्र के लिए नाम मात्र की तेज़ी थी। तो 24,000 यहाँ पे देख सकते हो कि 335 के स्तर पे करीब 0.031% की तेज़ी थी। अब IRFC में अगर आप देखें तो हल्की सी आज गिरावट देखने को मिली, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट ही क्लोजिंग दी है 127 पर, जहाँ पे 0.071% की गिरावट थी। अब 127 के आसपास गिरावट कल भी थी और आज भी 127 के आसपास गिरावट है। तो जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक बुरी तरह से गिर जाएगा, भारी गिरावट होगी, स्टॉक रिजल्ट के बाद यहाँ पे खराब संभावना बन रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि रिजल्ट में ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है। तो अब देखो कि IRFC ने यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान बनाया, 60,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग होगी, ये इस रिजल्ट के दौरान कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो देख सकते हो इसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। इंट्राडे में स्टॉक के अंदर तेज़ी भी बनी थी। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए जो नेट प्रॉफिट बताया उसमें 2.1% की अर्न बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो देख सकते हो कि यहाँ पे 1,681.87 करोड़ के आसपास रहा। रिवेन्यू की बात लेकिन करें उसमें 3.8% की वृद्धि देखने को मिली जो अर्न बेसिस पे, जो 6,722 करोड़ के आसपास रहा। तो आप देख ही सकते हो पूरे साल के प्रॉफिट की बात, इंटायर फाइनेंशियल ईयर की बात 31 मार्च 2025 की, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 6,502 करोड़ के आसपास बताया। और यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल ये 6,412.11 करोड़ के आसपास था, यानी पूरे साल में अगर आप देखें तो प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा ही है। यही सबसे बड़ी इसकी जीत है और इससे हम कह सकते हैं कि रिजल्ट में कोई इतनी खराबी देखने को नहीं मिली क्योंकि पूरे साल के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ के ही आया। टोटल इनकम देखें फाइनेंशियल की तो यहाँ पे 1.88% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 27,156 करोड़ के आसपास पहुंची है। पिछले एक साल पहले ये 26,655 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की टोटल इनकम में भी वृद्धि हुई है, यानी हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो रिजल्ट काफ़ी ठीक बताया। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें अगर कंपनी का 2025 के लिए तो वो 46,047.84 करोड़ के आसपास रहा है। अर्निंग पर शेयर EPS अगर आप कंपनी का देखें तो वो 4.98 रुपीज़ के आसपास रहा है। और यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ की बात कर ले 2025 मार्च के हिसाब से तो 52,667.77 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 7.09% की वृद्धि देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल यह 49,178 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी बढ़ा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिजल्ट में कोई बुरी बात नहीं रही है। अब यहाँ पे इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर IRFC के, उनका कहना है कि कंपनी लगातार अपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। अपनी जो लैंडिंग पोर्टफोलियो उसमें लगातार अपना बिजनेस फैला रही है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तेज़ी से उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। और अब कंपनी आने वाले समय रेलवे फंडिंग प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे और प्रोजेक्ट की तरफ यानी रिन्यूएबल की तरफ भी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि कैलेंडर ईयर 2025 में IRFC के अगर आप देखें तो बिजनेस जो है वो यहाँ पे
14,000 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 700 करोड़ की जो फाइनेंस लीज एनटीपीसी की तरफ से बीओबीआर रैक की मिली है, और यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज़ का जो टर्म लोन है सैंक्शन किया गया है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। और यहाँ पे देख लो कि ये 3,167 करोड़ रुपये का लोन इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि PVUNL बुरुंडी कोल ब्लॉक के लिए फंड इन्होंने प्रोवाइड किया। और इसके अलावा देखें तो 5,000 करोड़ रुपीज़ का जो लोन है एनटीपीसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने फंड प्रोवाइड किया है। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए MMRDA के साथ में 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने एक MOU किया है। तो कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर रही है, और अब इसके लिए काफ़ी बड़े फंड की ज़रूरत है। तो कंपनी ने फंड रेजिंग प्लान भी बना दिया। फाइनेंशियल 2025-26 के लिए 60,000 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग की यहाँ पे मंजूरी दी, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से कंपनी फंड रेज करेगी। तो यहाँ पे मिक्स टैक्स फ्री टैक्सेबल बॉन्ड्स के माध्यम से, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू के बेसिस के माध्यम से ये फंड रेज किया जाएगा। तो ये फंड रेज करने के लिए कैपिटल गेन बॉन्ड्स, और जिसमें 54EC जो इनकम टैक्स दायरे के सब जो उसमें राहत मिलती है, गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, और इस तरह से बहुत सारे मार्केट लिंक बॉन्ड्स, इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस यानी ESG बॉन्ड्स, इस तरह से अलग अलग बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनी फंड रेज करेगी। तो कंपनी के पास इनफ फंड होगा तो वो और भी आने वाले समय प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड कर पाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी बुलिश है, और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि IRFC का जो शेयर है डिप में खरीदारी का एक अच्छा मौका है, क्योंकि लो रिस्क स्टॉक है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी है, सरकार का पूरा सहयोग है, टैक्स के दायरे से कंपनी बाहर है, बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करती है और रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड करती है। ऐसे में ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब एक बार पिछले 2 सालों के रिजल्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं। पहले सेल्स की बात कर ले तो इस बार 6,723 करोड़ के आसपास रहा, जो दिसंबर 2024 में Q3 में 6,764 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे सेल्स हल्का सा कम हुआ है, लेकिन मार्च 2024 की बात करिए 6,472 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से ईयर बेसिस पे सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, और मार्च 2023 में 6,194 करोड़ के आसपास था। तो लगातार साल दर साल सेल्स बढ़ रहा है। खर्च इस बार 44 करोड़ के आसपास हुआ है, जो दिसंबर क्वार्टर में 39 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2024 में 34 करोड़ के आसपास था। तो खर्च यहाँ पे बढ़ा है क्योंकि सामने थोड़ा सा बिजनेस भी बढ़ा है, लेकिन मार्च 2023 में 47 करोड़ का खर्च था, उसके मुकाबले अभी कम है। और यही सबसे बड़ी इसकी जीत है कि इसका खर्च बहुत ही कम है, सिर्फ 2 डिजिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 6,679 करोड़ के आसपास बताए, जो पिछले क्वार्टर में 6,724 करोड़ के आसपास था। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 6,441 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, और मार्च 2023 में 6,147 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। बात करें अदर इनकम की तो इस बार 1 करोड़ की थी, जो पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 करोड़ थी। तो ये मार्च 2023 में 36 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो इस बार 1,682 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में यानी Q3 में 1,631 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,717 करोड़ के आसपास था। तो उसके मुकाबले यहाँ पे इस बार कम रहा ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन मार्च 2023 की बात करिए 1,285 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, यानी सालाना आधार पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 1,682 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1,631 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कमी है, क्योंकि पिछले साल ये 1,717 करोड़ के आसपास था। लेकिन मार्च 2023 में 1,285 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से अच्छा खासा बढ़ा है। EPS इस बार 1.29 रुपीज़ रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1.25 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.31 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन मार्च 2023 में 0.98 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो IRFC ने अच्छा प्रदर्शन किया, और आने वाले समय IRFC की प्राइस में बढ़ोतरी फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।